इंसान हर असंभव को संभव बना सकता है जब तक वो अपनी जिद पर अड़ा हो। तो हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, एसएससी एमटीएस को फाइट करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देखेंगे। असम में काटी बिहू पर्व को डैश के पेड़ या पौधों के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसी। तुलसी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मैं चैलेंज करता हूं, अगर इस तरह के क्वेश्चन कोई भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि सीधे आपको आपके परीक्षा में यहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन मिलें। तो ध्यान से आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस तरह से हूबहू जिस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे चल के, तो वो मैं आपके लिए लाया हूं। असम में जो भी 3 प्रकार के नृत्य होते हैं उसके विस्तार में जानने के लिए आप हमारी पूरी पुरानी वीडियो को देखें, तो आप पुरानी वीडियो से सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? तो आपको अच्छे से पता होगा कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके नया राज्य बना था। और कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था 2014 में। तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो दाब नापने के लिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब बल बटे क्षेत्रफल दाब का फॉर्मूला होता है। कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। आप याद रखना। इसके अलावा मैं 3 और बता दूं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। एम्पियर विद्युत धारा की होती है, कैंडला ज्योति तीव्रता की होती है, केल्विन तापमान की होती है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो एम्पियर है विद्युत धारा की, कैंडला जो है आपको पता ही थी, अभी बताई थी, ज्योति तीव्रता की, केल्विन जो है तापमान की है। तो मैंने चारों आपको क्लियर करा दिए। नेक्स्ट, उस राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो आपको ये अच्छे से याद रखना, असम इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राग ज्योतिष के रूप में महाकाव्य काल में असम राज्य को जाना जाता था। ये आपको क्लियर हो चुका है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एसएससी का प्रिय, मान लीजिए इतना प्रेम है एसएससी को, दक्षिण भारत के साम्राज्य या नृत्य हो, कुछ भी चीज़ हो, बहुत प्यार करता है दक्षिण भारत से एसएससी। यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो ध्यान रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। ठीक है, आप भी प्यार कर लो। जो चीज़ पीछा ना छोड़े आप भी उसको ना छोड़ें, तो आप भी उससे प्यार कर लें तो वो आपके लिए आसान हो जाएगी। तो विजयनगर साम्राज्य 1336, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। थोड़ा सा और विस्तार में जानेंगे कि और क्या क्या प्रश्न यहाँ से आए हैं और हम आपके लिए लाए हैं। तो ध्यान से सुनिए। विजयनगर साम्राज्य जो है भारत के डेक्कन क्षेत्र में स्थित है, मतलब साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में जो पूरा का जो पार्ट है ये दक्कन क्षेत्र वाला है विजयनगर साम्राज्य। 1336 में संगमा राजवंश के, तो विजयनगर साम्राज्य है वो किस राजवंश से था? संगमा राजवंश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग रट्टा मार के दिमाग में सेव कर लेना। शहरी बेलम में संगमा जो राजवंश है उस राजवंश संबंधित है विजयनगर साम्राज्य। अब ध्यान रखना है आपको कि संगमा राजवंश के 2 भाई थे, हरिहर। कौन? हरिहर और बुक्का। इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो क्लियर हो गया आपको ये चीज़। और कब की थी? 1310 वर्ष में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। जो पॉइंट बता रहा हूँ उतना ही रखें। जी रहा विजयनगर साम्राज्य में, तो आपको ये डायग्राम मैंने दिखा दिया, आपको यहाँ से याद रहेगा। ये विजयनगर साम्राज्य का पिक है, आपको क्लियर हो गया होगा। उसी के पास एक प्रतिमा बनी हुई है, जो आपके सामने है प्रतिमा, जी रही प्रतिमा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विटामिन 12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है। तो विटामिन 12 किस में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन जो 12 है, विटामिन 12 में आमतौर पर कौन सी तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो तत्व पाया जाता है, कई बार जो परीक्षा में आया है और आपके में 100% आएगा, आज नोट कर लो। तो विटामिन 12 जो है, विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में। तो मैंने कोबाल्ट का फॉर्मूला लिख दिया CO। जी आपको क्लियर हो गया। अब किसमें मौजूद नहीं होता? वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में विटामिन 12 नहीं पाया जाता है। किस किस में विटामिन 12 पाया जाता है?
दुग्ध उत्पादों में, मत्स्य उत्पादों में और कुक्कुट उत्पादों में पाया जाता है विटामिन 12। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कौन से विटामिन में कौन सा यहाँ पर रोग हो जाता है। तो विटामिन ए से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन B1 से बेरी नामक रोग हो जाता है, विटामिन B2 से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, विटामिन 3 से बाल सफ़ेद हो जाना, चर्म रोग हो जाना, विटामिन B5 से पैलर्गा, विटामिन सी जो 6 है ना, विटामिन 6 जो है उससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, चर्म रोग भी हो जाता है, विटामिन B7 से लकवा, बालों का झड़ना, ऐसे ही विटामिन B12 से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे विटामिन ए से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B12 से एनीमिया, और इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन डी जो हमें धूप से मिलती है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ऐसे ही हम देखेंगे विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाती है महिला पुरुषों के अंदर, तो विटामिन ई को B2 विटामिन भी कहते हैं। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो हमारे शरीर में रक्त का तख्खा नहीं जमता, जब चोट लग जाती है तो क्लोटिंग देर में होती है, मतलब उस पर जो परत चढ़ती है ना देर में चढ़ पाती है, कहने का मतलब है खून देर में रुकता है अगर विटामिन के की कमी हो गई तो। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है। तो चूना पत्थर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है। चूना पत्थर को ही हम क्या बोल देते हैं, चूना पत्थर को स्लेट बोल देते हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा यह किसका, मार्वल का सूत्र है, किसका सूत्र है, चूना पत्थर मार्वल का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट है, जी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जी किसका भी फॉर्मूला हो जाएगा, चूना पत्थर, मार्वल का, और जे साथ ही साथ चौक का भी हो जाएगा। तो जी आपको मैंने जिस चीज़ें बता दी। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण कैसे मैदानों का निर्माण होता है, कास्ट निर्माणों का निर्माण हो जाता है, कास्ट निर्माण मतलब मैदान का निर्माण हो जाता है। अब थोड़ा सा चट्टानों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में आपके में छपेंगे 100%। तो आग्नेय चट्टानों के उदाहरण, कई बार पूछा गया कि आग्नेय चट्टान का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो 3 विकल्प आपके सही होंगे, एक गलत होगा। तो यहाँ पर ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, पेगमाटाइट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और बिटुमिनस प्रकार के जितने भी आपको मिलेंगी चीज़ें वो भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण होंगी। तो मैंने आपको 4 बताए कौन कौन से आग्नेय चट्टान के, ये तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट और बिटुमिनस, ये तीनों के चारों आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपसादी चट्टों के उदाहरण, तो अपसादी चट्टानों के जो उदाहरण है अभी आप पढ़ चुके हैं। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है, तो चूना पत्थर अपसादी, ऐसे लिग्नाइट भी अपसादी, डोलोमाइट भी अपसादी, बलुआ पत्थर भी अपसादी। तो कोयला अपसादी चट्टान का उदाहरण है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए आपके सामने लाया हूँ। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय जिसे इंजीनियस बोलते हैं इंग्लिश में, अपसादी का दूसरा नाम ये भी परीक्षा में पूछा गया, सेडिमेंट्री, कायांतरित, मेटामॉर्फिक। तो 3 प्रकार की होती हैं, एक आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, ये 3 प्रकार, इंजीनियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इंग्लिश में भी पूछता है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे और ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको चट्टानों के प्रकार याद हो गए होंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है, तो सबसे कठोर चट्टान जो है आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय शैल प्रकार की चट्टान होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आग्नेय शैल निम्नलिखित में से किस प्रकार की नहीं होती, तो 3 आपके सामने हैं, एक प्रकार ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो इनको भी आप अच्छे से रट्टा मार लेंगे। पहला कौन सा आग्नेय प्रकार के चट्टान का उदाहरण, तो किस प्रकार की है, प्लूटोनिक आग्नेय शैल, होम्योपेविसल चट्टान, बाल्कैनिक चट्टान। तो 3 प्रकार की आग्नेय चट्टानें हो गई, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, भारत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, डक्कन ट्रैप की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की, विंध्याचल क्रम की, धारावाड़ क्रम की, गोंडवाना क्रम की। तो इनमें से आपको 3 विकल्प मिल जाएंगे और पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन से प्रकार की चट्टान नहीं पाई जाती है, तो आप फटाक से लगा देंगे। तो आर्कियन क्रम की चट्टान, डक्कन ट्रैप की चट्टान, कोडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्याचल क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ये 3 प्रकार इतने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला, और किस तरह से पूछा गया, अभी मैंने आपको समझाया था। अपसादी शैल का दूसरा नाम क्या है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स है। अपसादी चट्टान का दूसरा नाम सेडिमेंट्री रॉक्स है।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। तो भारत की जो सबसे पुरानी चट्टान है ना, वो कौन सी है? आग्नेय चट्टान है, सबसे कठोर भी। भारत की नवीनतम चट्टान कौन सी है? तो भारत की नवीनतम चट्टान जो है गोंडवाना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अवसादी शैल का उदाहरण क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया है। तो अवसादी चट्टान का जो उदाहरण है वो कोयला है, बॉक्साइड है, लेटेराइट है, नमक, जिप्सन, फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, सीमेंट का अयस्क, चूना का पत्थर, ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। संगमरमर का कौन सा सेल है? तो संगमरमर का जो सेल है वो कायांतरित सेल है। संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला जो है ना, महानदी जो है उधर की साइड मिल जाएगा, दामोदर नदी साइड मिल जाएगा कोयला। गोदावरी नदी बेसिन में अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो आपको बताया था कोयला किसका उदाहरण है? कोयला अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। ये भी परीक्षा में आएगा आपके। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत को जनक किसे कहा जाता है? जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। आप कहो तो डाल्टन बाबा की फोटो दिखा दूं? चलो देख लो आप, डाल्टन बाबा जी रहे आपके सामने प्रकट हो गए। देखो कैसे सोच में पड़े हैं खोज के चक्कर में, तो इन्होंने खोज की है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है? सबरीमाला मंदिर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ से इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है कि सबरीमाला मंदिर कौन से वन्य जीव अभयारण्य में है, कहाँ पर है, किसके लिए प्रसिद्ध है, और भी जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरला में है। ये क्लियर है। अब इससे संबंधित जो जानकारी है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो भारत के केरल राज्य में पतनमथिट्टा जिले में पेरियर टाइगर अभ्यारण्य, देखो आ गया क्वेश्चन, पेरियर टाइगर अभ्यारण्य के भीतर सबरीमल पहाड़ी पर स्थित एक महत्वपूर्ण परिसर मंदिर है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबरीमाला मंदिर कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य में है? पेरियार यहाँ पर नदी भी बहती है, पेरियार यहाँ पर बांध भी है, पेरियार यहाँ पर अभ्यारण्य भी है केरल के अंदर। आपको रट्टा मार के रखना है, पेरियार नदी, पेरियार बांध और पेरियार नेशनल पार्क और पेरियार नदी, ये सारी चीज़ें। पेरियार शब्द आए मतलब पैर के केले के पत्ते पर चढ़ जाओ, ध्यान रखना। तो पैर के, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो पेरियार जो बांध होगा, पेरियार अभ्यारण्य होगा, पेरियार नदी होगी, तो केरल आप आंसर लगाएंगे ही लगाएंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सबरीमाला मंदिर किस भगवान को अर्पित है, समर्पित है? तो सबरीमाला जो मंदिर है वो अयप्पन मंदिर के जो भगवान हैं सबरीमाला मंदिर में अयप्पन मंदिर को समर्पित हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, अयप्पन भगवान जो हैं सबरीमाला मंदिर में विराजमान हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मृदा में किस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं? तो मृदा के संस्तर ए जो है उस हिस्से में खनिज पदार्थ, पोषक तत्वों और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला लोकपाल बना था? तो भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष। आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आप हमको दीजिए कि भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? पिनाकी चंद्र घोष। एक बार नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनेंगे, पिनाकी चंद्र घोष। अब इनकी फोटो दिखा देंगे ना तो इनके आपकी सीने में फोटो बच जाएगी। देखो कैसे हंस रहे, जो पहले है ना भारत के, इसलिए खुशी समा नहीं रही है, बहुत ही खतरनाक तरीके से हंस रहे हैं। अब आप देखिए 1 अप्रैल को क्या क्या चीज़ें विशेष हैं, यहाँ से भी ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 1 अप्रैल को सिख धर्म के 90 गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था 1621 में। 1621 में सिखों के गुरु 90 नंबर के मतलब 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 में हुआ था। आपको क्लियर हो गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, मतलब आपको पता होगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS आपने सुना होगा। तो इसके संस्थापक जो हैं वो केशव राव बालीराम जो हैं इसके संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ था आज के दिन। मतलब केशव राव बालीराम हेडगेवार का जन्म 1889 में हुआ था, जो RSS के संस्थापक रहे हैं। RSS के संस्थापक कौन हैं? हेडगेवार, सरनेम इनका ध्यान रखना। इनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था। ऐसे ही आपको और महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति
भारत के 13वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, इनको भूलना नहीं आप। ये वेंकैया नायडू से पहले थे। वेंकैया नायडू 14वें नंबर के हैं। 13वें नंबर के मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। 14वें नंबर के वेंकैया नायडू हैं। 15वें नंबर के हाल ही में कौन बने हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापेंगे, जो कि अभी वर्तमान में भी हैं, तो आपको ये बताना है। एसएससी का पसंदीदा प्रश्न क्रिकेट से संबंधित, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेटर कौन थे? तो भारत के पहले ओडीआई क्रिकेटर जो थे अजीत बारगेकर। अजीत बारगेकर जो थे ओडीआई क्रिकेट, जो 50-50 ओवर का होता है ना क्रिकेट में, उसके जो कप्तान थे भारत के पहले। तो आपको ये याद रखना है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ का नाम की विभाजन जो रेखा खींची थी, सर सिरिल रेडक्लिफ का भी निधन आज के दिन हुआ था। ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। आज जो है उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? उड़ीसा दिवस। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जब भारतीय रुपया का अवमूल्यन होता है तो भारतीय निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब भारत का रुपये जो कमज़ोर पड़ता है तो निर्यात जो है ना, भारत से जो सामान जाता है वो सस्ता हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा, डॉलर से समझते हैं। डॉलर जब बढ़ता है और भारत का रुपया गिरता है तो भारत में चीज़ें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्ती हो जाती हैं। इसलिए निर्यात जो है सस्ता होता है, भारत से वस्तुएं सस्ती जाती हैं और भारत में लेकिन महंगी हो जाती हैं। तो अवमूल्यन को समझते हैं हम। अवमूल्यन का मतलब क्या है? जैसे कि आप देखेंगे, रुपए के ह्रास का मतलब है अवमूल्यन, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाना। इसका मतलब है रुपये अब पहले की तुलना में कमज़ोर हो गया। जैसे कि अभी हाल ही में अगर बात की जाए तो 82 के आसपास या 80 के आसपास 80 रुपये बराबर $1 है। 80 रुपये बराबर $1। तो ये आपको याद रखना है। ये ऊपर नीचे होता रहता है। क्लियर? तो ध्यान रखना। तू शेष नहीं विशेष है। आप लोग शेष नहीं हैं, विशेष हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम फाइट करना है, इसलिए तू विशेष नहीं, तू शेष नहीं है, विशेष है। तू शेष नहीं विशेष है, जी आप ध्यान रखना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक कर लो आप लोग। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का कॉर्पोरेट केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है। कॉर्पोरेट केंद्र का मतलब वही है। तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। एसबीआई के हाल ही में अध्यक्ष कौन है? जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा सीधा, ठीक है। और एसबीआई किस प्रकार का बैंक है, क्या है, इसको जानते हैं। तो ये रहा मुंबई का फोटो लाइव आपके सामने। तो मुंबई में एसबीआई की जो ब्रांच है, यहाँ पर मुख्यालय है एसबीआई का मुंबई में। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन हैं या फिर अध्यक्ष हैं। तो दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अध्यक्ष हैं 2020 से। आगे की ओर समझेंगे कि 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी, लेकिन पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखेंगे। तो 30 अप्रैल 1955 को बड़ा बदलाव किया गया। 30 अप्रैल 1955 को बहुत बड़ा बदलाव किया गया। इंपीरियल बैंक का नाम बदल के, आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक का एसबीआई का पुराना नाम क्या था, तो एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को, कब? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना कर दी गई। आगे की ओर बढ़ेंगे। डैश महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो महासागरीय द्रोणियों के मामूली, थोड़ा सा ढलान हो, मामूली ढलान हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं गंभीर सागरीय मैदान। क्या बोलते हैं? गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं। अभी मैं आपको पूरा बढ़िया से डायग्राम से क्लियर कर देता हूं, तो आप ध्यान से देखना। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर ध्यान से आप समझेंगे। ये रहा मामूली सा ढलान।
तो आपको दिख रहा होगा मामूली सा ढलान जो आपको दिख रहा है, इसे हम बोल देते हैं, ठीक है। इसे अंग्रेजी में एबीसियल प्लेन भी बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि जो मामूली सा ढलान होता है उसे क्या कहते हैं, गंभीर सागरीय मैदान कहते हैं। सीधा नीचे जाओगे भाई साहब, अगर ढड़क गए तो रसगुल्ला सा ढड़कते हुए चले जाओगे। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप बुरा नहीं मानना, मजाक कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में कौन सी नदी का नहीं है, सॉरी कौन सी नदी का है, बनास। तो राजस्थान में बनास नदी का यहाँ पर उद्गम स्थल है। अगर बात की जाए किसका नहीं है, तो यहाँ पर आपके सामने है ही नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में, चंबल का भी मध्य प्रदेश में, महानदी का भी, माही नदी का भी मध्य प्रदेश में है। आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ माही नदी के बारे में। माही नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु क्या कहते हैं? मतलब पृथ्वी का कोई निकटतम बिंदु हो, उपग्रह हो, सैटेलाइट हो, उसे क्या कहते हैं? भू समीपक कहते हैं। मतलब भू मतलब जमीन, समीप मतलब जमीन के समीप हो, उसे भू समीपक कहते हैं। पेरिजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? मतलब भारतीय संविधान में इनमें से किस का वर्णन है अनुच्छेदों में से? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। सीधी सी बात है, आपसे क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, सीधी ये कह रहा है। तो इस चीज़ का जो वर्णन है आर्टिकल 74 में है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। बर्मन राजवंश बहुत प्रेम है, देखो फिर से आ गया जे। अब पूर्वोत्तर भारत से क्वेश्चन आया है। बर्मन राजवंश, भास्कर बर्मन ने डैश क्षेत्र पर शासन किया था। तो बर्मन राजवंश ने कामरूप क्षेत्र पर, अब ये कामरूप जो क्षेत्र है ना, सेवन सिस्टर जो है उधर है। तो मैं आपको डायग्राम से बढ़िया से क्लियर करा देता हूँ इसके बारे में। तो आप देखेंगे भारत के पूर्व में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारत के पूर्व में दिख रहा कामरूप। तो इंडिया का जो है ना मैप में आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इंडिकेट मैंने करके आपको बता दिया। और ये रहा कामरूप नॉर्थ इंडिया में। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बर्मन राजवंश किस राज्य में शासन करता था? कामरूप राजवंश में। ये क्लियर। अब यहाँ से जो आए हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं आपको बता देता हूँ। कामरूप राज्य जो है बर्मन राज्य से संबंधित है। इसकी स्थापना मतलब बर्मन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्य बर्मन ने की थी। देखो हर एक राजवंश के संस्थापक आपको रटना ही पड़ेगा, परीक्षा में 100% आते हैं। आप ये चीज़ें आप ध्यान सुनते रहना, ये भी पक्के आएंगे। आपको बस ध्यान सुनना है और लिख के देखना है बार बार, आपका क्लियर आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बर्मन राजवंश की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो बर्मन राजवंश की राजधानी जो हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, आपके सामने मैंने इंडिकेट कर रखा है, जी रहा। तो प्राग ज्योतिषपुर बर्मन राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। Thank you very much watching for you. Wish you all the best everybody.